तो ये क्या कहना चाह रहा है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है प्रॉपरली एज पर सेक्शन 128 क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली बनाना पड़ेगा। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 13 के अंदर बताई गई है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन है वो किस में बताई गई है, सेक्शन 2 क्लोज 13 के अंदर बताई गई है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कितना पैसा आया, कितना कंपनी ने खर्च किया, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितना एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है, और कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ क्लास ऑफ कंपनी पे जो ये एप्लीकेबल होता है प्रोविजन सेक्शन 148 का, वो सारे का सारा क्या होगा, हम ऐड करके इसमें चलेंगे। ये हमने बात कर ली, क्लियर है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो प्रॉपरली क्या क्या फीचर होंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू बताएंगे, एक्रूवल बेसिस पे होंगे और डबल एंट्री सिस्टम पे होंगे। ये भी हमने बात कर लिया। उसके बाद बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ मेंटेन किए जाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन किए जाएंगे, जहां भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस से अलग किसी दूसरी जगह पे अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लेस इन इंडिया, प्लेस इन इंडिया, वो इंडिया में होना चाहिए प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस। तो उसके लिए कंपनी को बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और उस बोर्ड रेजोल्यूशन का नोटिस जो है, बोर्ड रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया गया है उसके रिगार्डिंग आरओसी में विद इन 7 डेज के अंदर अंदर, जैसे ही बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, तो उस रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग कंपनी क्या करेगी, रजिस्ट्रार में फॉर्म फाइल करेगी एओसी 5 के अंदर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 प्रोविजो 2। अब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि कंपनी में कीप सच बुक ऑफ अकाउंट या अदर रेलेवेंट पेपर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज सच मैनर हैज बीन प्रिस्क्राइब। ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रखे जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए रूल 3 बात करता है। अगर कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है, तो उसके लिए उसे हैज पर रूल 3 of the company's accounts रूल्स 2014 फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, वो उसे फॉलो करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। मैनर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कंपनी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट अदर जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, और असेसेबल होंगे इंडिया में, इंडिया में असेसेबल होने चाहिए। ठीक है ना, वो असेसेबल कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होने चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो भी रेलेवेंट बुक्स है या पेपर है शैल बी रिटेन कंप्लीटली इन द फॉर्मेट इन विच दे वर ओरिजिनली जनरेटेड। भाई ये नहीं होना चाहिए कि कॉपी पेस्टेड हो, नहीं, जो ओरिजिनल बने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट उन्हीं को आप क्या करोगे, अपने पास रखोगे। समझ आ गया। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट होनी चाहिए और उसको चेंज नहीं किया होना चाहिए इंफॉर्मेशन को। और पॉइंट नंबर 3 बात करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम ब्रांच ऑफिस शैल नॉट बी अल्टर्ड एंड शैल बी केप्ट इन अ मैनर वेयर इट शैल बी डिपिक्ट व्हाट वाज ओरिजिनली रिसीव फ्रॉम द ब्रांचेस। मतलब ब्रांच से अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको रिसीव हुआ है तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जैसे वो रिसीव हुए हैं ऐसे ही आप मेंटेन करके चलोगे, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं करोगे। पॉइंट नंबर डी बात करते हैं। द इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्ले इन द लेजिबल फॉर्म। जो भी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, जो भी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में वो प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, अच्छे से विजिबल होनी चाहिए, एक अच्छे लेजिबल फॉर्म में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि स्कैनिंग अच्छे से नहीं हुई पड़ी, खराब दिख रहा है चीजें, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए स्टोरेज का। देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले, प्रिंट आउट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज द ऑडिट कमेटी इफ एनी और द बोर्ड में डीम appropriate and such record shall not be disposed for rendered unusable unless permitted by the law। क्लियर है
कि भाई प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए स्टोर करने का, प्रिंट करने का, सारे का सारा प्रॉपर उन डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग उनको डिस्प्ले करने का प्रॉपरली सिस्टम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, द बैकअप ऑफ बुक ऑफ अकाउंट अदर बुक्स या पेपर ऑफ द कंपनी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूडिंग एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इफ एनी शैल बी केप्ट इन सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। कि भाई अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाहर इंडिया से बाहर मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है ना, उनका प्रॉपरली बैकअप जो होगा उनके रिगार्डिंग जो सर्वर होंगे फिजिकली क्या होने चाहिए उनके बैकअप के लिए इंडिया में भी होने चाहिए। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। द कंपनी शैल इंटीमेट टू द रजिस्ट्रार ऑन एनुअल बेसिस ऑफ इट इज टाइम ऑफ फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी फाइल करेगी उस टाइम पे कंपनी प्रॉपरली क्या बताएगी, इंटीमेट करेगी किसको, रजिस्ट्रार को, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, क्या, नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। कि भाई जो आपने सर्वर ले रखा है, जो सर्वर है आपका जहां पे आप अपना बैकअप रखते हो पूरे अकाउंट्स का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो वो सर्विस प्रोवाइडर कौन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, आईपी एड्रेस, लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, where the books of accounts and other books and paper are maintained on cloud, such address has by the service provider। तो ये चीजें भी बता के आप चलोगे जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करोगे, उसके साथ आरओसी में कंपनी को ये चीजें भी बताना पड़ेगा अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हो। क्लियर है? क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच, मैं ब्रांच की बात कर लेता हूं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच, कंपनी की कोई ब्रांच है और ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन होंगे वो बात कर लेते हैं। इस बारे में बात है सेक्शन 128 सब सेक्शन 2 बात करके यहाँ पर चलता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नेचर ऑफ बुक्स क्या होती है, जब ब्रांच ऑफ द कंपनी फैली, अगर कोई ब्रांच है कंपनी की इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया में है, ठीक है ना, shall also kept the books of accounts in same manner as specified in subsection 1। जो हमने ऊपर बात की थी ना, भाई अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में है तो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन किए जाएंगे, अगर किसी दूसरे प्लेस पे करना है तो उसके लिए पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और बोर्ड रेजोल्यूशन को 7 दिन के अंदर आरओसी में फाइल किया जाएगा। कौन से फॉर्म के अंदर, एओसी 5 के अंदर। सेम ट्रीटमेंट होगा, सेम ट्रीटमेंट होगा। ड्यूटी ऑफ द कंपनी, ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए कंपनी की क्या ड्यूटी होगी, द ब्रांच ऑफिस आर रिक्वायर्ड टू सेंड proper summarized return at quarterly interval to the company। The branch office are required to send the proper summarized return at quarterly interval to the company। जो ब्रांच क्या करेगी, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है उसका क्वार्टरली बेसिस पे एक रिटर्न फाइल करेगी एट इट इज रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस को भेजेगी एंड केप्ट ओपन टू द डायरेक्टर फॉर इंस्पेक्शन। और वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो होंगे प्रॉपरली कैप्ट होंगे रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, किस चीज के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए वो रखे जाएंगे, चेकिंग के लिए। आगे बात करते हैं सेक्शन 128 सबसेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 128 सबसेक्शन 3 बात कर लेते हैं, क्या है डिस्कस कर लेते हैं। इंस्पेक्शन बाय द डायरेक्टर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम बात करते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द बुक्स ऑफ अकाउंट या एक्सेट्रा जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है मेंटेन विद इंडिया शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय द डायरेक्टर। वो ओपन होंगे इंस्पेक्शन के लिए किसके द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा। एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और सच अदर प्लेस इन इंडिया वेयर द बुक्स हैव बीन केप्ट, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे या किसी दूसरे प्लेस पे जहां आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखते हो। और ये इंस्पेक्शन कब होगी, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, जब वर्किंग आवर्स होगा, बिजनेस आवर्स होगा, उसमें बुक जो डायरेक्टर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इन दिस केस ऑफ
financial information, in case of financial information, if any maintainable outside country, अगर मान लो आउटसाइड इंडिया से बाहर कंपनी की कोई ब्रांच है या कुछ है, वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, कॉपी ऑफ such financial information shall be maintained and produced for inspection by the director subject to such condition as may be prescribed. तो क्या होगा, कॉपी जो होगी इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, कॉपी जो होगी इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जो कॉपी होगी वो मेंटेन की जाएगी, प्रोड्यूस की जाएगी फॉर इंस्पेक्शन बाय द डायरेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। पॉइंट नंबर सी बात कर लेते हैं। द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एनी सब्सिडरी कंपनी, inspection of books of accounts of any subsidiary company shall be made only by the person authorized by a resolution of board of director। जो इंस्पेक्शन है किसी सब्सिडरी कंपनी, अगर मान लो कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भी क्या हो जाएगी, इंस्पेक्शन हो जाएगी, और वो कौन करेगा, शैल बी मेड ओनली बाय द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय अ रेजोल्यूशन, किसी पर्सन को ऑथराइज किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और वो पर्सन क्या करेगा, सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू गिव टू द पर्सन मेकिंग इंस्पेक्शन ऑल द रीजनेबल, जो भी असिस्टेंट है, जो भी चीजें चाहिए, ऑफ टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कभी भी क्या है, जो भी पर्सन क्या कर रहा है भाई, कंपनी के हर एक ऑफिसर की, कंपनी के हर एक एम्प्लॉय की ये क्या बनती है, ड्यूटी बनती है कि कोई भी पर्सन अगर इंस्पेक्शन कर रहा है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो आप क्या करो, उसको प्रॉपरली असिस्ट करो, असिस्टेंट प्रोवाइड करो, असिस्टेंस प्रोवाइड करो। क्लियर है? कोई डाउट है इस चीज के अंदर? खुश हो? चलो रूल 4 की बात कर लेते हैं। रूल 4 इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग प्रोसीजर की बात करता है। रूल 4 ऑफ द कंपनी अकाउंट रूल 2014 मेक द फॉलोइंग प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बात करते हैं। द समराइज रिटर्न, द समराइज रिटर्न of books of accounts of company kept and maintained outside India shall be sent to the registered office at quarterly interval। जो समराइज रिटर्न है ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं कंपनी के, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उनकी एक समराइज रिटर्न ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट केप्ट एंड मेंटेन आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया से बाहर है अगर कोई मेंटेन हो रहे हैं, उनकी एक रिटर्न जो है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में क्वार्टरली बेसिस पे, अगर कोई फॉरेन की ब्रांच है, फॉरेन की ब्रांच है और वो ब्रांच क्या कर रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है आउटसाइड इंडिया में, आउटसाइड इंडिया से, तो क्या होगा, इस ब्रांच को क्वार्टरली बेसिस पे एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, किसको, रजिस्टर्ड ऑफिस को, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को जो इंडिया में है। Which shall be kept and maintain the registered office of the company and kept to the director for inspection। और उस रिटर्न को कहाँ मेंटेन किया जाएगा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, और उस रिटर्न को प्रॉपरली डायरेक्टर चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर बी, वेयर एनी अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन आउटसाइड द कंट्री इज रिक्वायर्ड बाय डायरेक्टर, कि भाई किसी डायरेक्टर को जो बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर कंपनी की कोई ब्रांच थी और वहां पे कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया जा रहा है उस ब्रांच से रिलेटेड, अगर उसके बारे में किसी डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन चाहिए, डायरेक्टर क्या करेगा, अपनी रिक्वेस्ट कंपनी को भेजेगा, प्रॉपर डिटेल बताएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में कि वो क्या चाहता है एग्जैक्टली, वो क्या चेक करना चाहता है, एंड द पीरियड फॉर विच सच इंफॉर्मेशन इज सोर्ट, और उसको कितने दिन के अंदर ये इंफॉर्मेशन चाहिए। द कंपनी शैल
प्रोड्यूस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्टर। कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके चलेगी विद इन 15 डे 15 डे ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिटर्न रिक्वेस्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल बी showed for by the director himself, not by or through his power of attorney, holder or agent or representative। मतलब अगर कोई डायरेक्टर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर कोई डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो डायरेक्टर खुद से ही रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को, खुद से ही। बट वो कोई एजेंट, किसी एजेंट को क्या नहीं करेगा, एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता, किसी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को पावर नहीं दे सकता कि भाई मेरे बिहाफ पे आप चेक कर लो, ऐसा नहीं है, उसको खुद ही चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। सेक्शन 128 सबसेक्शन 4, असिस्टेंट इन कनेक्शन विद इंस्पेक्शन। असिस्टेंट इन कनेक्शन विद इंस्पेक्शन, मान लो कोई डायरेक्टर क्या कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है। तो जितने भी कंपनी के क्या है, ऑफिसर हैं या फिर एम्प्लॉई हैं, वो क्या करेंगे, अपनी फुल असिस्टेंट देंगे, फुल असिस्टेंस देंगे किसको, डायरेक्टर को। डायरेक्टर जो भी चीज उनसे डिमांड करेगा उनको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्लियर है? डायरेक्टर जो है, मान लो इंस्पेक्शन करने के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस पे गया, तो वहां के जो भी क्या है एम्प्लॉई हैं या ऑफिसर हैं, वो अपनी पूरी की पूरी असिस्टेंट देंगे, सहयोग देंगे इंस्पेक्शन के टाइम पे। डायरेक्टर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है वो दिखा के चलेंगे प्रॉपरली। क्लियर? अब क्या होता है, पीरियड फॉर विच सेक्शन 128 सबसेक्शन 5 की मैं बात कर लेता हूं। सेक्शन 128 सबसेक्शन 5, पीरियड फॉर विच बुक्स टू बी प्रिजर्व्ड। जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, कितने टाइम के लिए इनको मेंटेन किया जाएगा, इनको प्रिजर्व किया जाएगा। कंपनीज एक्ट कहता है कि आप जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे, ये नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। मान लो 2022-23 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इनको कितने सालों तक मेंटेन किया जाएगा, अगले 8 फाइनेंशियल ईयर तक, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28। तो ऐसे आगे 8 फाइनेंशियल ईयर तक इसको क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। इफ कंपनी हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर, देन फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ इट इज एग्जिस्टेंस। मान लो कंपनी को बने 8 साल से कम हुआ है, मान लो सिर्फ 5 साल ही हुआ है, तो फिर वो कंपनी पूरे के पूरे 5 साल के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगी। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, वेयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी इज ऑर्डर्ड। जहां पे कंपनी के खिलाफ कोई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया है कि भाई इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या किया जाए, चेक किया जाए, तो उस केस में क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाए तो इस केस में क्या होगा, वेयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी इज ऑर्डर्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बी केप्ट फॉर सच लॉन्गर पीरियड हैज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैज मे डिन। तो फिर
जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, कंपनी को उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वैसे तो 8 साल तक तो आपको करना पड़ेगा। मान लो आपको मेंटेन करते हुए 8 साल से ऊपर हो गया है और आपको आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करने पड़ेंगे। जैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंगली आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन 128 सबसेक्शन 6। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 128 सबसेक्शन 6 कहता है कि कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। कौन कौन है? कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या कोई भी पर्सन, एनी अदर पर्सन ऑफ द कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड विद द ड्यूटी ऑफ कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128। तो इनकी ड्यूटी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की इन लोगों की ड्यूटी होती है। उसके बाद क्या है? चार्जिंग ए कॉम्पिटेंट पर्सन विद ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, कि भाई कौन कौन हो सकते हैं वो लोग। भाई किसी को अगर ऑथराइज कर रही है कंपनी कि भाई आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। ड्यूटी चार्ज टू हुम? एनी कॉम्पिटेंट एंड रिलायबल पर्सन, किसी को भी दी जा सकती है जो कॉम्पिटेंट है, जो योग्य है, रिलायबल है, जिसपे भरोसा किया जा सकता है। कम तो क्या है, जो कम बोर्ड है कंपनी का उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है कि आप जो है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करो। इसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी भी आते हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी आते हैं। क्लियर है? और ड्यूटी किसके द्वारा दी जाती है? ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ये ड्यूटी दी जाती है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ये ड्यूटी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी, पेनल्टी की बात कर लेते हैं। सेक्शन 128 सबसेक्शन 6 पेनल्टी। इफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, द होल टाइम डायरेक्टर या फाइनेंस या सीएफओ या कोई भी पर्सन जिसको बोर्ड ने क्या किया था, वो अथोराइज किया गया था, वो क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ढंग से नहीं करते, तो उस केस में क्या होगा? उनके ऊपर क्या लगेगा? फाइन लगेगा। कितना? मिनिमम फाइन जो लगेगा वो लगेगा 50,000 रुपया, 50,000 रुपया। और मैक्सिमम फाइन जो लगेगा वो लगेगा 5 लाख रुपया। समझ आ गई? लिस्टिंग रेगुलेशन क्या कहता है? लिस्टेड कंपनी की अगर मैं बात करूं, लिस्टेड कंपनी की अगर मैं बात करूं, रेगुलेशन 9 ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशन 2015 क्या कहता है? लिस्टेड कंपनी किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को मेंटेन करेगी, प्रिजर्व करेगी। लिस्टेड कंपनी इसके रिगार्डिंग एक पॉलिसी बनाएगी। लिस्टेड कंपनी के पास क्या होगी? एक पॉलिसी होगी कि भाई वो किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करेगी, मेंटेन करेगी, जिसको अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अप्रूव करेंगे। और लिस्टेड कंपनी क्या करेगी? अपने डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखेगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखेगी। क्लियर है? कंपनी विल क्लासिफाई इनटू, मतलब वो अपने जो ये डॉक्यूमेंट है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। लिस्टेड कंपनी क्या करेगी? अपने डॉक्यूमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक तो जिनको वो परमानेंट परमानेंट रखेगी, अपने पास मेंटेन करेगी, और दूसरे ए टीयर के लिए मेंटेन करेगी। अब वो इनको अलग अलग बना देगी डॉक्यूमेंट्स को, कि कौन से डॉक्यूमेंट परमानेंट रखने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो सिर्फ 8 साल के लिए रखने हैं।
क्लियर? इसके रिगार्डिंग वो पॉलिसी बनाएगी और उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी का अप्रूव करेगा। ये रेगुलेशन 9 कहता है हमारा, रेगुलेशन 9 एलओडीआर का। एलओडीआर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। ये किस पे एप्लीकेबल होता है? लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। और लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जिसकी सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे बात करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आगे बात करते हैं सेक्शन 129 की। हमारा जो सेक्शन 129 है वो बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता क्या है, उसके रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन जो कंपनीज एक्ट में दे रखी है ना, कंपनीज एक्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है सेक्शन 2 क्लोज 40 के अंदर। सेक्शन 2 क्लोज 40 के अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी या एनी एक्सप्लेनेटरी नोट अटैच टू द अबाउ डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है, या कोई भी चेंज हुआ है इक्विटी शेयर्स कैपिटल के अंदर, या कोई भी इंपॉर्टेंट नोट है, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आके यहाँ पर चलता है। अगर मैं 1% कंपनी की बात करूं, तो 1% कंपनी को या स्मॉल कंपनी को या डोरमेंट कंपनी को या प्राइवेट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये बनाने की जरूरत नहीं होती। जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, ये कौन कौन सी कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं होती? स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो क्या है? स्टार्टअप है। द बैलेंस शीट शुड बी मेड इन पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर जो है फॉर्मेट बता रखा है कि भाई किस तरह से आपकी बैलेंस शीट बनेगी, किस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ये हमारा शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 के पार्ट 1 के अंदर तो बता रखा है हम कैसे अपनी बैलेंस शीट को बनाएंगे, किस फॉर्म में बनाएंगे बैलेंस शीट। और पार्ट 2 के अंदर बता रखा है क्या भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 लीगल रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी एक ट्रू एंड फेयर व्यू ही देनी चाहिए जो कंपनी का अफेयर के रिगार्डिंग, कंपनी के काम के रिगार्डिंग, जो कंपनी ने काम किया, कंपनी ने बिजनेस किया, कंपनी के बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। मान लो आपको तो लॉस हुए जा रहा है और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप दिखा रहे हो प्रॉफिट हो रहा है, या आजकल क्या होता है कि कंपनी को प्रॉफिट तो होता है लेकिन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टैक्स सेविंग के लिए वो लॉस दिखाती है कैसे भी इधर उधर करके। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ कहता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनेगी, वो ट्रू एंड फेयर व्यू के बेसिस पे बनेगी। भाई जैसे है वैसे ही आप दिखाओगे, जो है एक्चुअली दिखाओगे, कुछ भी नकली नहीं दिखाओगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall comply with the accounting standard notified under section 133। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या करेंगी? फॉलो करेंगी, कंप्लाइंग करेंगी किसको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, जिसको नोटिफाई किया गया है अंडर सेक्शन
133 के अंदर, अंडर सेक्शन 133 के अंदर। If the financial statement do not comply with the accounting standard, the company shall disclose in the financial statement। भाई क्या है, अगर मान लो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, कंपनी ने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बनाई, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई अपनी, बट क्या हुआ, उसने क्या फॉलो नहीं किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, तो फिर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ प्रॉपरली बता के चलेगी। क्या बताएगी भाई, डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। रीजन फॉर सच डेविएशन, रीजन फॉर सच डेविएशन, डेविएशन का मीनिंग होता है डिफरेंस। भाई आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट का और अकाउंट जो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो बता के चलोगे। रीजन क्या है डिफरेंस का, वो बता के चलोगे। फाइनेंशियल इफेक्ट इफ एनी अराइजिंग आउट ऑफ सच डेविएशन, अगर इस डिफरेंस की वजह से फाइनेंशियल कोई इफेक्ट आया है वो बता के चलोगे। एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी इन द फॉर्म हैज मे बी प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी इन शेड्यूल 3। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस में होनी चाहिए, शैल बी इन द फॉर्म हैज मे बी प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी इन शेड्यूल 3। क्लियर है, ये लीगल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले किस बेसिस पे होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू पे होनी चाहिए, और प्रॉपरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करनी चाहिए। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने नहीं फॉलो किया तो आप प्रॉपरली उसके बारे में डिस्क्लोज करोगे, और ये हमने पढ़ा कि क्या क्या डिस्क्लोज करोगे, वो सारा बात करके यहाँ पर चलते हैं, नॉन एप्लीकेबिलिटी। बट जो हमने ये सेक्शन पढ़ा, कौन सा, जो हमने बात की सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 की, कि भाई आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू पे होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होना चाहिए। बट ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होते, ये एप्लीकेबल नहीं होते इंश्योरेंस कंपनी पे, बैंकिंग कंपनी पे। किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होते ये, इंश्योरेंस कंपनी पे, ये इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होते। और कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती है, बैंकिंग कंपनी पे, या कोई भी कंपनी जो कौन से बिजनेस में है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या सच क्लास ऑफ कंपनी हैज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब वो कंपनी जो कौन से एक्ट के अंदर कवर्ड है, स्पेशल एक्ट के अंदर कवर्ड है, उनके ऊपर सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़े। यस। रेगुलेशन 48 लिस्टेड कंपनी के केस में, लिस्टेड कंपनी की अगर मैं बात करूं, लिस्टेड कंपनी के केस में रेगुलेशन 48 ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशन क्या कहता है, वो ये क्या क्या चलता है कि जो लिस्टेड एंटिटी है shall comply with the all applicable notified accounting standard from time to time। टाइम टू टाइम वो क्या करेगी, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करेगी। ये बात करके यहाँ पर चलता है। आगे बढ़ते हैं। लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेइंग का मीनिंग होता है प्लेस करना या प्रेजेंट करना। लेइंग का मीनिंग होता है प्लेस करना या प्रेजेंट करना, आप कह सकते हो प्रेजेंट करना। भाई जो आपकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप इसको कहां प्रेजेंट करोगे, जर्नल मीटिंग के अंदर, कंपनी की जर्नल मीटिंग के अंदर इनको प्रॉपरली क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग
द बोर्ड शैल ले द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी और कौन से? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। मान लो अगर कंपनी है, कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, वो अपने स्टैंड अलोन कंपनी की खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी की खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर अगर कंपनी की, एक होल्डिंग कंपनी की, उसकी सब्सिडरी के साथ कंबाइंड होके कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी बात करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। ये हम पढ़ रहे थे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये होता क्या है? होता क्या है इसके बारे में बात करता है सेक्शन 129 सबसेक्शन 3। सेक्शन 129 सबसेक्शन 3। सेक्शन 129 सबसेक्शन 3, जहां पर कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरी, जहां पर कंपनी की एक या उससे ज्यादा क्या है? सब्सिडरी कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है। जहां पर कंपनी की एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है, इट शैल इन एडिशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन एडिशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इन एडिशन टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 2, वो साथ में क्या प्रिपेयर करेंगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, अब सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? वो कंपनी जिसके ऊपर होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है 50% से ज्यादा वोटिंग पावर, 50% से ज्यादा वोटिंग पावर, या फिर किसी भी वे में कंट्रोल करती है, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर ये करती है तो सब्सिडरी। एसोसिएट कंपनी क्या होता है? जिसके ऊपर, एक कंपनी के ऊपर अगर दूसरी कंपनी उसके 20% से ज्यादा शेयर होल्ड करती है, इसमें 50% से ज्यादा शेयर या वोटिंग पावर और इसमें 20% से ज्यादा अगर शेयर होल्ड करती है, उसको कहते हैं एसोसिएट कंपनी, जिसका सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होता है। अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस हो, हिंदी में कहते हैं प्रभाव, अच्छा प्रभाव, तो उसको कहते हैं एसोसिएट कंपनी। क्लियर है? तो भाई कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी बैलेंस शीट तो बनाएगी, अपने P&L तो बनाएगी, साथ में वो क्या बनाएगी? कंसोलिडेटेड, इकट्ठी, तीनों को इकट्ठा करके, होल्डिंग, सब्सिडरी और अगर कोई इनकी वो एसोसिएट कंपनी है तो उनको सारों को मिला के एक इकट्ठी बैलेंस शीट भी बनेगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। in the same form and the manner as that of it is own, मतलब own मतलब ये अपनी बैलेंस शीट की बात कर रहा है, सब्सिडरी कंपनी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एंड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, which shall also be present, laid, placed before the annual general meeting of the company। इनको भी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर क्या किया जाएगा? प्लेस किया जाएगा विद द लेइंग ऑफ इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनको भी स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इनको भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी उनकी जर्नल मीटिंग में, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट किया जाएगा, पेश किया जाएगा। क्लियर है?
provided that the company shall also attach along with its financial statement, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपनी क्या करेगी, a separate statement containing the silent feature of the financial statement of subsidiary company, associate company or the company in such form has been prescribed. इनके रिगार्डिंग एक ब्रीफ में इनकी एक ब्रीफ समरी भी देगी, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग एक ब्रीफ समरी भी अटैच की जाएगी, और कौन से फॉर्म में होगी वो, AOC 1 के अंदर। AOC 1 के अंदर ये होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, ये होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे शुरू करेंगे। होप सो आप बच्चों को समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हो किसी भी तरह से, अगर कोई डाउट हो तो। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही है इसके रिगार्डिंग, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे इस चैप्टर को मूव करेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके ओके।